गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे सौर ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसको पढ़ाने से पहले मैं नाभिकीय संलयन पे बात कर रहा हूँ कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये वाला। नाभिकीय संलयन पिछले टॉपिक में हमने इसको पढ़ाया भी है। तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं कि जब दो हल्के नाभिकों को आपस में संयुक्त करके एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया में जो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण यह है कि संलयित होने वाले नाभिकों का द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है और बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान कम हो जाता है। जैसे इसमें हमने बात की थी कि तीन ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन के तीन नाभिक जब आपस में जुड़ रहे थे तो इनके जुड़ने पर बन रहा था एक हीलियम नाभिक और साथ में क्या थी, इसमें एनर्जी उत्पन्न थी। ठीक है ना, साथ में इसमें एनर्जी उत्पन्न दिखा रहे थे हम इसमें। तो इसमें जो रिएक्शन थी 4 × 5 2 × 3, तो इसको 0 प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है। और साथ में इसमें 21.6 इसने जूल की एनर्जी उत्पन्न हो रही थी, समझा। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न हो रही थी, ठीक है जी। तो तीन न्यूट्रॉन के नाभिक संयुक्त हुए और उन्होंने जो हीलियम बनाया यहाँ पे, तो ये पाया जाता है इसमें कि इन तीनों न्यूट्रॉन नाभिकों का जो कुल द्रव्यमान है वो ज्यादा है और हीलियम का द्रव्यमान कम है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की जो क्षति हो जाती है, द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा के लिए जो समीकरण है आइंस्टीन का, उसके अनुसार यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर हमने ये भी पाया था कि नाभिकीय संलयन में प्राप्त ऊर्जा जो है अत्यधिक होती है, इसकी तुलना में उतने द्रव्यमान के अगर भारी नाभिक का विखंडन कराया जाए तो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ यह है कि समान द्रव्यमान के लिए नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कम होगी और नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा अधिक होती है। जैसे अगर 1 ग्राम ड्यूट्रॉन के नाभिकों को संलयित किया जाए तो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और 1 ग्राम यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाए तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। अर्थात नाभिकीय संलयन जो है ये ज्यादा घातक है, इससे उत्पन्न ऊर्जा ज्यादा होती है। और इस पर आधारित जो डिवाइस है, युक्ति है, वो है हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है इसको जारी रखने के लिए, इसको संपन्न कराना जो है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये ड्यूट्रॉन, ये जो हल्के नाभिक हैं, इनको परस्पर पास लाकर एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो हल्के जो ये नाभिक हैं, नाभिकों पर होता है धनावेश, तो नाभिकों को जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो समान आवेश, समान प्रकृति का आवेश होने के कारण इन नाभिकों के बीच क्या होता है, प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल इन हल्के नाभिकों को एक दूसरे के नजदीक आने से रोकता है। अतः इन नाभिकों को, इन धनावेशित नाभिकों को एक दूसरे से संयुक्त करने के लिए क्या होगा, अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये नाभिक एक दूसरे से संयुक्त तभी होंगे जब इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो वहां पर लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को खत्म कर दें, तब अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अत्यधिक गतिज ऊर्जा उत्पन्न देने के लिए इनको यहाँ पर तापमान ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, इन नाभिकों की गतिज ऊर्जा को अत्यधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पर तापमान और दाब दोनों अधिक होने चाहिए। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए जो अत्यधिक तापमान होना चाहिए उसका मान है 10⁸ केल्विन, और जो तापमान है वो दाब है, इतने का तो ताप होना चाहिए, और जो दाब है 10⁶ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इतना अधिक ताप और इतना अधिक दाब जब उत्पन्न होगा उस स्थान पे, तब जाके क्या होगा, ये हीलियम
ये ड्यूट्रॉन या हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से जुड़कर हीलियम बनाएंगे और नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होगी। एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर जो नाभिक ये ड्यूट्रॉन है, इनकी गतिज ऊर्जा लगभग 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब होगी तब जाके ही क्या होंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, संलयित हो पाएंगे। ठीक है ना, 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इनकी गतिज ऊर्जा होगी तब जाके ही ये न्यूट्रॉन एक दूसरे से संयुक्त हो पाएंगे, अर्थात उस समय इन पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। तो क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन की क्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, और इतना अधिक ताप और इतना अधिक दाब जो है ये पृथ्वी पर सामान्य दशाओं में उत्पन्न करना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की क्रिया को संपादित कराने के लिए यहाँ पर पहले इतना अधिक ताप उत्पन्न करना पड़ेगा। इतना अधिक ताप जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया करने के दौरान ही उत्पन्न होता है। तो अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की क्रिया को करने के लिए पहले नाभिकीय विखंडन की क्रिया संपादित कराई जाती है, तब जाके अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब उत्पन्न होता है, उसमें तब नाभिकीय संलयन की क्रिया की जाती है। परंतु जो तारे हैं, जैसे सूर्य एक तारा है या अन्य जो तारे हैं, उन तारों में अत्यधिक तापमान होता है और तारों का तापमान इतना अधिक होता है कि वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। दूसरी बात यह है कि तारों में जो तारे हैं उनमें जो है अधिकांश मात्रा में हल्के तत्व के नाभिक विद्यमान रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक वहां विद्यमान रहते हैं। अतः तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ये नाभिकीय संलयन की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा वहां पर तारों के अत्यधिक तापमान होने का कारण है। ठीक है, तारे जैसे सूर्य, इनका तापमान बहुत ज्यादा है, तो तापमान ज्यादा है, वहां ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उसका कारण यही है कि वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, अब आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो सूर्य से हमको जो प्रकाश ऊर्जा मिल रही है उसका स्रोत क्या है, वहां पर वो ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसको देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो सूर्य हमारा तारा है, सूर्य में अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम ये तत्व पाए जाते हैं, हल्के तत्व पाए जाते हैं। लगभग 90% इसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है और जो बाकी 10% बचा, इसमें भी अधिकांश मात्रा में, इस 10% में भी अधिकांश मात्रा में क्या होगा, हल्के तत्व होंगे, अन्य हल्के तत्व, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अन्य हल्के तत्व होंगे। ठीक है, और वहां पर क्योंकि सूर्य में अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा है, अतः वहां पर क्या होता है, ये तत्व एक दूसरे से, ये हल्के तत्व एक दूसरे से संयुक्त होकर थोड़ा भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। ठीक है, दूसरा ये कि जो सूर्य का तापमान है, सूर्य का तापमान जो है करीब करीब 2×10⁷ केल्विन का है। ठीक है, 2×10⁷ केल्विन के करीब सूर्य का तापमान है। ठीक हो गया जी। इतना अधिक तापमान जो सूर्य का है, इतने अधिक तापमान पर सूर्य में जो ये तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये परमाणु की अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इतने अधिक तापमान पर इन हल्के तत्वों के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु से अलग हो जाते हैं। तो क्या होगा वहां पर जो परमाणु था इस प्रकार का, ये नाभिक रहा होगा और इसके बाहर ये क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो अत्यधिक तापमान में क्या होता है, सूर्य के अत्यधिक तापमान के कारण वहां पर सूर्य में जो तत्व हैं, हल्के तत्व, उनके जो इलेक्ट्रॉन है, उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर पलायन कर बाहर निकल जाते हैं नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से, और तब वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन और धनावेशित नाभिक शेष बचते हैं। ठीक है, यानी सूर्य में जो तत्व हैं, उन तत्वों में इलेक्ट्रॉन और नाभिकों का मिश्रण रहता है, वहां पर परमाणु अवस्था में तत्व नहीं रहते हैं। ठीक है,
तो सूर्य पर उपस्थित तत्वों में तत्व परमाणु की अवस्था में नहीं रहता बल्कि वहां पर तत्व में इलेक्ट्रॉन और धनांशित नाभिकों का मिश्रण रहता है, और इलेक्ट्रॉन और धनांशित नाभिकों का जो मिश्रण होता है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ में तत्व परमाणु अवस्था में नहीं रहता है बल्कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और नाभिकों का मिश्रण रहता है। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अत्यधिक तापमान के कारण परमाणु से इलेक्ट्रॉन और नाभिक अलग अलग हो जाते हैं और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और नाभिकों का मिश्रण शेष रहता है। तो वह अवस्था जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और नाभिकों का मिश्रण रहता है उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अन्य अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस द्रव गैस, इसमें पदार्थ में क्या होते हैं? परमाणु मिलते हैं, परंतु प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलेंगे। आयनित अवस्था में रहेगा, ये सोचिए, बहुत गाढ़ा आयनित अवस्था में रहेगा, बहुत ज्यादा वो डेंसिटी होगी, पर वहां पर डेंसिटी में, उस डेंसिटी में क्या होंगे? परमाणु जो होंगे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक होंगे। तो प्लाज्मा आधा जो है, ठीक है, प्लाज्मा। अब सूर्य में अत्यधिक तापमान के ये कारण वहां पर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, उस नाभिकीय संलयन की क्रिया में वहां पर अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर वो नाभिकीय संलयन की क्रिया किस प्रकार से चलती है, कैसे कैसे वहां पर हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर हीलियम बनाते हैं, उस चीज को हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। तो एक वैज्ञानिक है बेथे, तो बेथे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है एक मत दिया। इनके मत के अनुसार जो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जब वो आपस में संयुक्त होकर हीलियम बनाएंगे तो इस दौरान वहां पर क्या बनता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ये भी बनते हैं वहां पर। इसलिए जो है इन्होंने ये बताया कि कार्बन नाइट्रोजन चक्र के द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है इस चक्र का माने सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का एक जो कारण है वो है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। इसका नाम है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। इस चक्र में क्या होगा? जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयुक्त होकर हीलियम बना रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 संयुक्त होकर हीलियम बना रहे हैं, तो इनके संयुक्त होने के दौरान बीच बीच में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी ये उत्पन्न होते हैं। पर ये उत्पन्न होते हैं फिर इनका यूज भी होता है। एक यहां पर जो है कार्बन एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये तो देखिए इसमें कैसे क्रिया संपादित होगी। पर ध्यान रहे, बेथे के अनुसार जिन तारों में ये क्रिया, इस क्रिया के द्वारा नाभिकीय संलयन होता है, उन तारों का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य का तापमान उतना ज्यादा नहीं है जितना इस क्रिया के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये सूर्य के लिए नहीं है, ये बहुत अत्यधिक तापमान वाले तारों के लिए है। तो देखिए इसको, यहां पर एक हाइड्रोजन का नाभिक, एक हाइड्रोजन है ये वाला 1H1, प्रोटॉन भी कह सकते हैं इसको। तो एक 1H1 ये 6C12 से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? 7 and 13, और यहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है गामा किरणों के रूप में। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो यहाँ पर 7 and 13 उत्पन्न हुआ, ये पुनः टूट जाता है, ये अस्थायी होता है, ये टूट जाता है 6C13 कार्बन के एक दूसरे समस्थानिक में। और साथ में क्या उत्पन्न होता है? ये 1+1 बीटा 0 और ये वाला कण, मैंने इनको नाम दिया था, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पॉजिट्रॉन। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, और -1 बीटा 0 होता तो इलेक्ट्रॉन, नाभिकीय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, आपने ये सूत्र कहीं देखा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का है, पर ये नाभिकीय इलेक्ट्रॉन का सूत्र है, यानी नाभिक के अंदर से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन जो रेडियो एक्टिविटी की क्रिया में उत्पन्न होते हैं, बीटा कण। इसे बीटा कण कहते हैं। बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन, पर नाभिक के अंदर के इलेक्ट्रॉन, वो कक्षाओं में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ये क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है जी। और साथ में ये न्यूट्रिनो, एक कण ये उत्पन्न होता है।
ठीक हो गया। अब जो ये 6C13 ये कार्बन का समस्थानिक उत्पन्न हुआ, ये पुनः एक हाइड्रोजन से संयोग करता है और ये आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं 7N14 जुड़ जाएंगे, 13 1 14 6 1 7। ये बैलेंस होना चाहिए और प्लस ऊर्जा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ये जो 7N14 है ये दोबारा 1H1 से संयोग करता है और फिर क्या बनाता है 8O15 ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। ऑक्सीजन 8O16 था पर एक ऑक्सीजन ये भी होता है, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है 8O15 प्लस यहां पर गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर 8O15 जो ये बना ये पुनः टूट जाता है किसमें 7N15, तो ये नाइट्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है आइसोटोप है नाइट्रोजन का। प्लस एक क्या निकलता है इसमें पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का। फिर ये जो ये 7N15 ये नाइट्रोजन का समस्थानिक उत्पन्न हुआ, ये पुनः एक हाइड्रोजन से अर्थात ये प्रोटॉन से संयोग करता है और यहां पर बनाता है 6C12 प्लस 2He4 अर्थात कार्बन और हीलियम। ये हीलियम आ गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर 6 स्टेप की जो क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर हीलियम बनाते हैं। बीच में जो ये अन्य तत्व बन रहे हैं या समस्थानिक बन रहे हैं, ये जो हैं बनते हैं और फिर संयोग करते हैं, तो ये परिणामी जो क्रिया होगी उसमें ये नहीं आएंगे। देखिए कैसे ये 6C12 ये वाला 7N13 बना और ये यूज हो गया, इनको जोड़ रहा हूं आगे हैं। फिर ये 6C13 बना ये यूज हो गया, ये 7N14 बना ये यूज हो गया, 8O15 बना ये यूज हो गया, 6C12 शुरू में यहां पर क्रिया कर रहा था, अंत में ये उत्पन्न हो गया। जितना माने लगा उतने अंत में उत्पन्न हो गया, तो बराबर हो गया, उतने बराबर से पहले उतने बराबर के बाद, ठीक है। तो परिणामी रूप में केवल यहां पर क्या आएगा 4 हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे से संयुक्त होकर एक हीलियम नाभिक, 2 पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे 2 न्यूट्रिनो कण उत्पन्न होते हैं, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2 गामा 3 गामा मत करना इसको, ये गामा का मतलब गामा किरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और यहां पर जो ये है इस क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा। परंतु जो यहां पर ये आ रहा है ना 2 पॉजिट्रॉन ये उत्पन्न हो रहे, ये 2 पॉजिट्रॉन यहां पर पुनः 2 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होंगे वहां। सूर्य में क्या है नाभिक इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण है, वहां पे प्लाज्मा अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन काफी होंगे, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों से ये 2 पॉजिट्रॉन संयोग करते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, मैंने पहले पढ़ा रखी है युग्म विनाश की घटना। तो युग्म विनाश की घटना में एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, जब 2 एंटी पार्टिकल एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वहां पर वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उन दोनों पार्टिकल का जो कुल द्रव्यमान होगा उतने द्रव्यमान के संगत वहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और ये घटना कहलाती है युग्म विनाश की घटना, पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। उसमें मैंने एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का संयोग कराया था, 2 वहां पर वो निकले थे क्या फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। तो यहां पर वही होगा 2 पॉजिट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इनके युग्म विनाश की घटना से यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होती है करीब करीब 2.10 था पर 2 के करीब मानिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाती है, तो यहां पर टोटल ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो जाएगी 24 से 2 जोड़िए 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, 26.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है, ठीक है। अगर हम इसको 2.1 मान लें, ठीक है। तो ये जो है कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल था, इसमें हमने यहां पे ये पढ़ा कि किस प्रकार से यहां पर नाइट्रोजन का कार्बन नाइट्रोजन का करते हैं, यहां पे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें
प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। एक्चुअल में क्या है, बेथे के द्वारा जो ये कार्बन नाइट्रोजन चक्र दिया गया है, ये चक्र जो है उन तारों के लिए जिनका तापमान बहुत ज्यादा है। सूर्य का तापमान इतना अधिक नहीं है, तो वहां पर जो है ये क्रिया संपादित नहीं होती। वहां पर जो क्रिया संपादित होती है वह है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा नाभिकीय संलयन की क्रिया संपादित होती है। यानी अगर कभी आएगा सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा नाभिकीय संलयन होता है और तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, तो मैं इसको यहां पर पहले ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे 1H1। एक्चुअल में क्या है, सूर्य में जो हल्के तत्व हैं उनमें भी अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ये वाला समस्थानिक वहां ज्यादा मात्रा है, 1H1 वाला, जिसका क्या कहते हैं, प्रोटियम प्रोटॉन। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में है। तो 1H1 प्लस 1H1 वहां पर बनाता है 1H2। ठीक है, 1H2 ड्यूटेरियम है इसका नाम। अब प्लस क्या हो जाएगा भाई, एक रेख दो, एक रेख दो, तो यहां एक आ रहा है, तो यानी +1 बीटा 0। एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। इसको लिख दो, ये अपना भी मिल जाएगा तो बैलेंस करते समय कि यार एक यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो एक की कमी पड़ रही है। अब यहाँ एक रेख 2 और यहाँ क्या है 2, तो ये तो बैलेंस हो गए। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। ऐसा कण ढूंढो जिसके लिए 1 होता है, जिसके लिए 0 होता है, तो बीटा कण है। ठीक है, +1 बीटा 0, सॉरी पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और प्लस इसके साथ एक न्यूट्रिनो, ये कण जरूर निकलेगा। फिर दूसरा यहां पर एक 1H2 और एक ये वाला जो आया 1H2 और 1H1 के साथ फिर संयोग करेगा और ये बना देगा यहां पे 2He3। ठीक है, 2He3 प्लस, और इसके यहां पर गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर जो ये देखो एक चीज है, 1H1 मिले 1H2 बना, यानी न्यूट्रॉन बना, और ये पॉजिट्रॉन बना, और ये न्यूट्रिनो कण बना। ये ड्यूटेरियम जो हो गया, ड्यूटेरियम ने फिर किससे सहयोग किया, 1H1 से, और ये हो गया 2He3, हीलियम का समस्थानिक, और तब गामा किरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये जो 2He3 है, ये दूसरे 2He3 से संयोग करेगा। अब आप कहेंगे दूसरा 2He3 कहां से आएगा ना, अरे ये ऐसा थोड़ी है, यही क्रिया दूसरी जगह पे तो हो रही होगी, माने ये क्रिया दोबारा हो रही होगी। ऐसा थोड़ी वहां पर 1 2 3 ही वहां पर प्रोटॉन होंगे, और भी तो होंगे वहां प्रोटॉन, तो कोई और प्रोटॉन भी इस प्रकार की क्रिया कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी देखिए, उनसे भी इसी प्रकार से ये बनेगा 2He3। ठीक है, तो एक 2He3 यहां से आ गया, अब एक 2He3 इसी प्रकार की एक और रिएक्शन से आएगा। यही क्रिया 2 बार लिखनी है आपने, ये सोचिए ये क्रिया 2 बार लिखनी है। ठीक है, तो दूसरी दोबारा जब ये क्रिया, ये दोनों क्रिया लिखेंगे तो वहां पर एक 2He3 फिर बनेगा, तो वो 2He3 आपने लिख दिया। और इससे क्या बना आपका, ये बना आपका 2He4, ये हीलियम का ये नाभिक बन गया, और प्लस 1H1। ठीक है, अब प्लस 1H1 बैलेंस कीजिए, 4 1 5 1 6, 2 2 4, 2 1 3 4। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, माना आप चाह रहे कि मैं ये कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, तो देखिए मैं दोबारा इस क्रिया को लिख रहा हूं। एक बार ये क्रिया हो गई, दोबारा इस क्रिया को लिखिए 1H1, वैसे लिखा नहीं होगा बुक में, ऐसा है 1H1, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि पुनः ये क्रिया अन्य प्रोटॉन के बीच में हो रही होगी, तो ये आएगा 1H2 +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो कण, फिर
ये जो 1s2 बना न्यूट्रॉन, ये किससे संयोग करेगा? एक प्रोटॉन से। ये प्रोटॉन है और यहां से क्या बन जाएगा आपका? 2He3 प्लस क्या हो जाएगा? ये वाली क्रिया प्लस गामा ऊर्जा। अब आगे में दो, ये आगे में दो, तो ये दोनों अब संयोग करेंगे वहां, तब बनेगा क्या आपका? 2He4 प्लस ये 2He3 प्लस 2He3 इक्वल्स टू बना आपका 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1। अब जरा इन सब क्रियाओं को जोड़ो तो देखिए क्रिया से पहले कितने प्रोटॉन है भाई? 1 2, एक ये है, एक ये 2, एक 3 4 5 और 6। परंतु क्रिया के बाद 2 प्रोटॉन यहां उत्पन्न भी तो होंगे, तो परिणामी रूप में क्रिया से पहले ज्यादा प्रोटॉन है, क्रिया के बाद 2 प्रोटॉन उत्पन्न होंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ये जैसे ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन से कैंसिल हो गया, ये वाला प्रोटॉन ये वाला माना इससे कैंसिल हो गया, तो कितने प्रोटॉन बचे हैं? 4। तो 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 इक्वल्स टू क्या आएगा? देखिए 1H2 ये हुआ और 1H2 ये भी कैंसिल हो गया। फिर 2He3 ये यहां 2 बार 2He3 बन रहा था और यहां 2 बार 2He3 का यूज हो गया, नहीं हो गया? कैंसिल हो गया। एक 1H2 ये बना और एक 1H2 ये यूज हो गया। 2 बार 1H2 बने और दोनों बार ये यूज हो गया जी। तो अंत में क्या बचा? यहां बचा आपका 2He4 प्लस एक बीटा, एक पॉजिट्रॉन ही आया और एक पॉजिट्रॉन ही आया, 2 प्लस 1 बीटा 0 और प्लस 2 न्यूट्रिनो कण और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? इसमें 4 प्रोटॉन एक दूसरे से संयुक्त होकर यहां पर क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। पर ये ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है? पहले 2 प्रोटॉन संयुक्त होकर ड्यूट्रॉन बनाते हैं, फिर ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से संयुक्त होकर हीलियम का समस्थानिक बनाता है, पर हीलियम के फिर ऐसे हीलियम के 2 समस्थानिक आपस में संयोग कर तब हीलियम 2He4 बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 2 प्रोटॉन भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो यहां इससे बैलेंस हो जाएंगे। तो अंत में रिजल्ट क्या आएगा? कि अंत में एक तो हीलियम का नाभिक उत्पन्न होता है और 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो कण उत्पन्न होते हैं। फिर ये 2 पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से संयोग करके क्या करेंगे? 2 मेगावोल्ट की एनर्जी उत्पन्न करेंगे। और इस प्रक्रिया में जो ये एनर्जी उत्पन्न हुई कितनी हुई थी? 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था जी। जितनी एनर्जी CN साइकिल में उत्पन्न होती है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में, वही एनर्जी यहां पे उत्पन्न होगी। ठीक है? यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 2 पॉजिट्रॉन उत्पन्न हुए यहां पे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके युग्म विनाश की घटना होती है यहां पे और एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इनके युग्म विनाश के टाइम पे कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सेम पहले ऐसा। तो जोड़िए टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इन क्रियाओं में क्या हो रहा है कि क्रिया से पहले जो ये नाभिक जोड़ रहे हैं, इनका कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बनने वाले नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा है। तो यहां पर द्रव्यमान की क्षति होती है। तो यही द्रव्यमान क्षति यहां पर ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा जो है इन कणों की, जो कण उत्पन्न हो रहे हैं ना, इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है? उत्पन्न ऊर्जा का अधिकांश भाग यहां गतिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक? और जो यहां पर आपने एक बात देखी, द्रव्यमान की क्षति हो रही है, तो इसका अर्थ है कि सूर्य से हर बार 4-4 हाइड्रोजन कण क्या हो रहे हैं? खत्म हो जा रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने हाइड्रोजन कण खत्म होते होंगे? और वो हाइड्रोजन कण खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर जो बन रहा है वहां पर द्रव्यमान की क्षति हो रही है, ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? सूर्य का द्रव्यमान धीरे प्रत्येक सेकंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और वो द्रव्यमान किसमें परिवर्तित हो रहा है? ऊर्जा के रूप में। तो वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा क्या करती है? सूर्य के तापमान को स्थिर बनाए रखती है।
तारों के तापमान को स्थिर बनाए रखने का कारण वहां पर क्या है, वहां पर उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, ये ध्यान रहे थोड़ा 2 मिनट में कि सूर्य का द्रव्यमान लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान लगातार कम हो रहा है क्योंकि होता क्या है, इसके अंदर जो हल्के नाभिक हैं वो लगातार सम्मिलित होकर एक नया नाभिक बना रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, द्रव्यमान क्षति हो रही है यहाँ पे। तो द्रव्यमान क्षति के कारण जो है सूर्य के अंदर से प्रति सेकंड 4.1 गुणा के 10⁹ किलोग्राम, माने सूर्य में प्रोटॉन कम हो रहे ना, तो ये लगाइए प्रत्येक सेकंड इतने किलोग्राम प्रोटॉन कम हो जाते हैं। प्रत्येक 4.1 गुणा के 10⁻19 प्रोटॉन पर 4.1 गुणा के 10⁻19 किलोग्राम प्रोटॉन प्रत्येक सेकंड क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं। यानी ये संयुक्त होकर क्या बना, ये क्या कर रहे होंगे, इतनी द्रव्यमान क्षति हो रही होगी। ठीक है, इनके संयुक्त होकर वहां पर क्या हो रहा होगा, हीलियम बन रहा होगा, द्रव्यमान क्षति हो रही होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है 3.8 गुणा के 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। याद रखें, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो सूर्य से प्रति सेकंड इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये ऊर्जा किसी द्रव्यमान क्षति से तो उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, वो द्रव्यमान नष्ट हुआ और ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुआ, तो इतनी ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न हो रही है। और प्रति सेकंड इतना द्रव्यमान सूर्य का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो इस आधार पर अगर हम देखें कि सूर्य का द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब सूर्य के अंदर कोई तत्व मौजूद नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तब सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो समय है, अभी भी सूर्य इतनी दर से जो ऊर्जा विकिरित कर रहा है, तो इस हिसाब से भी अगर हम सूर्य की आयु की गणना करें तो सूर्य की आयु करीब करीब 10⁻11 वर्ष अभी भी है। ठीक है, 1000 करोड़ वर्ष, 1000, इसको जरा ये देखो, 11 जीरो लिखो, 3 3 3 2, इसमें ये अलग कर दो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 10 करोड़। इसमें सूर्य की जो ऊर्जा है वो 10⁻11 वर्षों तक क्या है, हमको मिलती रहेगी। यानी सूर्य का अभी लाइफ इतनी है। ठीक है, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो है सूर्य, जब सूर्य नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा, बगल का कोई और तारा होगा, उसकी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी में कई तारे हैं। तो ठीक है, आज हमने सौर ऊर्जा का स्रोत पढ़ लिया। अब ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू।